वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय संविधान का दूसरा मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के बारे में बताऊंगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन संपत्ति का अर्जन जो कि आर्टिकल 19(1) F के अंतर्गत था, उसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहली स्वतंत्रता है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्वक और निरायुध जो है बिना हथियार के सम्मेलन की आज़ादी आपको मिली है। संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। संगम या संघ, यूनियन है, कोई का नाम समिति है, आदि आदि इस प्रकार बनाते हैं। सहकारी समितियां जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा यहाँ पर जोड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की, यानी कि एक भारतीय नागरिक पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह आ जा सकता है। उसके बाद ई में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता भी है। और एफ जो है यानी कि 6 निरस्त कर दिया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में। जी यानी कि 6 भारतीय नागरिकों को कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार या आजीविका करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार से आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। इन पर जो है निर्बंधन भी है, क्योंकि समाज में अगर किसी व्यक्ति को अबाधित, बिना किसी बाधा के, बिना किसी निर्बंधन के स्वतंत्रता दे दी जाती है और उस पर कोई लगाम नहीं है, तो वहाँ उसका दुरुपयोग होता है। इसीलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(2) से लेकर और 19(6) तक इन पर निर्बंधन लगाए गए हैं, यानी कि आप जो है उन्हीं की परिधि में बोल सकते हो, उनके बाहर नहीं बोल सकते। जैसा कि आपको आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी कि ये जो है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का एक आधार है। अगर बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। यानी कि आप जो है विपक्ष में अगर बैठे हुए हैं तो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, जिससे कि सरकार सजग हो गए नागरिकों कल्याण के लिए कानून बनावे। तो आलोचनात्मक न होनी चाहिए, ये भी क्या नाम ये प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की एक आधारशिला है। इसीलिए जो है यहाँ पर वो वाक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। वाक स्वतंत्रता में कोई भारतीय नागरिक बोलकर, लिखकर या मुद्रण के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से यहाँ पर जो है अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जैसे कि वह न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी जनसभा के माध्यम से, किसी मैगजीन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी जो विचार हैं वो प्रकट कर सकता है, कह सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रता पर जो है आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत 8 निर्बंधन लगाए गए हैं कि आप जो है यहाँ नहीं बोल सकते। आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो है 8 प्रकार की यहाँ पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं
आर्टिकल 19(1)(a) पर। ये निबंधन कौन से हैं? कोई नागरिक, भारतीय नागरिक भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध नहीं बोल सकता, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध नहीं बोल सकता। तीसरा कि जो विदेशी मित्र राष्ट्र है भारत का, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। लोक व्यवस्था बनाए रखने के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। शिष्टाचार और सदाचार। और नेक्स्ट है न्यायालय अवमानना है, मानहानि है और आपराधिक उद्यापन है। यानी कि ये 8 रेस्ट्रिक्शन जो है अब व्यक्ति की आज़ादी पर लगाई गई हैं, जो कि यहाँ पर जो है विभिन्न जो तत्सम प्रवर्त विधियाँ हैं उनके अधीन जो है इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगाए गए हैं। जैसे कि भारतीय दंड संहिता में जैसे चैप्टर 6 है, 6 है, उसके अंतर्गत मानहानि है, न्यायालय अवमानना है, 228 के अंतर्गत आदि आदि जो प्रावधान है तत्सम प्रवर्त विधि के अंतर्गत वे निर्बंधित करते हैं। और संसद जो है यानी कि विधायिका उन पर जो है कानून बना सकती है इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इसमें बहुत से केस लाज हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 के 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूज़पेपर की आज़ादी जो है आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा कि परिचालन की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता है उसके बारे में विशेष निर्देश दिए हैं। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कहा कि जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की डायरी है, अगर उसमें विज्ञापन छाप दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट किए गए, तो विज्ञापन भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम है। इसीलिए आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो है ये मौलिक अधिकार है। इस पर केवल रेस्ट्रिक्शन कहाँ लग सकते हैं? जहाँ की वह जो है आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो रेस्ट्रिक्शन बताई गई, 8 रेस्ट्रिक्शन बताई गई, वही लग सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि राज्य सरकार ऐसे अधिनियम बना सकती है जो जादू और चमत्कारी औषधियों के विज्ञापन है उन पर जो है यहाँ रोक लगा सकती है अधिनियम पारित करके। और संसद ने जादू औषधि मिश्रण अधिनियम जो है इस प्रकार से बनाया और बनाने के पश्चात यहाँ हमदर्द दवाखाना जो कि इस प्रकार की चमत्कारिक औषधि बनाता था उसने इसको चैलेंज किया। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विज्ञापन पूर्णतः व्यापारिक प्रकृति का है तो वहाँ और वह जो है विज्ञापन आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो निर्बंधन लगाई हैं उनका उल्लंघन करता है, तो वहाँ पर जो है ऐसे विज्ञापन पर निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है और सरकार ऐसा कानून बना सकते हैं। सरकार द्वारा बनाया गया कानून वैध है। उसके बाद भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल का केस है जो बहुत मशहूर केस है AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि यहाँ पर अपना राष्ट्रीय झंडा अपने घरों पर फहराने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ये भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नियम है। प्रभुदत्त वर्सेस भारत संघ AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आज़ादी जो है सभी भारतीय नागरिकों को दी गई है। यहाँ पर सूचनाएं, राज्य से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यानी कि इस केस के माध्यम से यहाँ पर जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है यहाँ से निकला है, यानी कि वो भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत निकला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यहाँ बंद के आह्वान को, जो राजनीतिक पार्टियों ने बंद का आह्वान किया था केरल राज्य में, उसको असंवैधानिक घोषित किया और ये कहा कि यह आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है, इस पर जो है राज्य युक्त प्रतिबंध अधिरोपित कर सकता है। और ये एक आता है इसमें कि भारत सबसे पहले बंद के आह्वान को असंवैधानिक किस उच्च न्यायालय ने किया था, तो केरल उच्च न्यायालय ने किया था। उसके अगेंस्ट ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को सही माना था और ये कहा था कि बंद का राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो बंद का आह्वान रोज रोज किया जाता है ये असंवैधानिक है, ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य AIR 1972 का केस आया कि प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार क्या आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो यहाँ कहा गया है कि नहीं, प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदर्शन या धरना करने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था। अब आता है यहाँ पर शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। सभी भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध बिना आयुध के सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर आर्टिकल 19(3) में जो है 2 निर्बंधन लगाए गए हैं, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था में जो विधि बनाकर इसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है और ऐसी विधि जो है यहाँ पर संसद द्वारा बनाई गई है, तत्संप्रवृत्त विधि द्वारा बनाई गई। तो यहाँ शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की आपको जो है पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन निर्बंधन लगाई गई हैं जो कि आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था में सरकार जो है आपके इस मौलिक अधिकार को रोक सकती है। निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि भारत की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। लेकिन आप जो है अगर उत्पन्न करते हैं तो यहाँ पर सरकार जो है पुलिस के माध्यम से या अर्धसैनिकों के माध्यम से जो है बल के माध्यम से रोक सकती है इसको। उसके बाद अगला आता है नेक्स्ट सी में संगम या संघ। आपको जो है कोई संघ यूनियन बनाने की आज़ादी है आपको। आप जो है जैसा एडवोकेट यूनियन होती है, किसान यूनियन है, मजदूर यूनियन है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें मजदूर यूनियन इस प्रकार से कार्य करती है और भी क्या नाम मजदूर यूनियन आदि आदि इस प्रकार के आप बना सकते हो। इसी प्रकार की सहकारी जो समितियां हैं उनको बनाने की भी आपको आज़ादी जो है 1997 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो है ऐसी कोई संघ या समिति या सहकारी समिति नहीं बना सकते जो कि भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो। तो वहाँ यहाँ पर जो है आर्टिकल 19(4) के अंतर्गत जो है ये निर्बंधन लगाया गया है कि अगर जो है आप कोई ऐसा संगठन खड़ा करते हो जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध कार्य करता है या उस संगठन से जो है लोक व्यवस्था और सदाचार में जो है विघ्न उत्पन्न होता है, तो उस पर जो है यहाँ पर सरकार विधि बना करके निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण, यानी कि एक भारतीय नागरिक को भारतवर्ष में किसी भी स्थान में जाने आने से कोई मनाही नहीं है, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लास 5 के अंतर्गत ये एक निर्बंधन लगाया गया है, विधि बनाकर सरकार जो निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है अगर वह साधारण जनता के हित के विरुद्ध हो या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति जो है यहाँ पर पार्लियामेंट यानी कि विधायिका को दी गई है। ऐसे बहुत से ऐसे हैं कि जो जनजाति क्षेत्र हैं
वहाँ पर जो है आम नागरिकों को जाने की इजाज़त नहीं होती। अगर वह कहें नहीं हमें तो घूमने की आज़ादी है, वहाँ भी जाएंगे हम तो नहीं। इस पर जो है एक युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बना सकती है, जो साधारण जनता के हित में है या अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता आपको है। आप जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं बस सकते हो वगैरह, लेकिन इस पर भी निर्बंधन यहाँ पर लगाया जा सकता है। साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जाति के संरक्षण के हित में राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है और ऐसी विधि बना सकता है जो कि क्योंकि एसटी समाज की अपनी जो है एक अलग संस्कृति होती है, तो वहाँ पर इसलिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, ये तो एफ निरस्त कर दिया गया था। और लास्ट है जी, कोई व्यक्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भी भारत के नागरिकों को मिली हुई है, लेकिन इस पर भी ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(6) के अंतर्गत जो इस पर भी निर्बंधन अधिरोपित किए गए हैं और विधायिका जो इस प्रकार से यहाँ कानून बना के इसको निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है। जैसे कि अगर सरकार चाहे कोई ऐसी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने में कोई तकनीकी या वृत्तिक योग्यता निर्धारित कर सकती है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टरी पास कर ली, MBBS पास कर ली, क्या उसके बाद वो बिना लाइसेंस लिए अपनी क्लिनिक खोल सकता है? तो इसका मतलब है नहीं खोल सकता, क्योंकि आर्टिकल 19(6) जो है इस पर निर्बंध लगाती है। आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसी ने LLB पास कर ली, क्या वो तुरंत प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता, जब तक कि वह जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट है वहाँ से जो है लाइसेंस प्राप्त न कर ले। और इसी प्रकार से और निर्बंधन है, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व नियंत्रण के अधीन कोई निगम है, कोई व्यापार है, कोई कारोबार है, उद्योग है, सेवा है, नागरिकों को पूर्णतया या भागतः अपवर्जन करने के लिए ऐसी कानून बना सकती है और वे वैध होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है या रेलवे है, तो आदि इसी प्रकार से जो निगम है, जैसा कि NTPC है, सरकारी खोल सकती है और कोई नहीं। राज्य के अधीन या राज्य के अंतर्गत राजमार्गों पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस चलेंगी, ऐसा घोषित कर सकती है। रेलवे केवल भारत सरकार की चलेगी, ऐसा कर रखा है। तो ये एक निर्बंधन है जो व्यक्ति व्यापार और कारोबार पर सरकार द्वारा विधि बनाकर नियंत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पर आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो मैंने विस्तार पूर्वक आपसे बताई वे दी गई हैं और इस पोर्शन से क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। अभी मैं आपसे आर्टिकल अनुच्छेद 20 में 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो खंड है वो कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, कार्य किया कोई, और वह उस समय जिस समय कार्य किया गया था किसी भी तत्सम प्रवर्त विधि द्वारा अपराध नहीं था, लेकिन विधायिका ने यानी कि कार्य किया 1/1/2020 को, और विधायिका ने यहाँ पर 3/1/2020 को इस कार्य को अपराध घोषित कर दिया। तो ए द्वारा जो कार्य किया गया था 1/1/2020 को, उस समय वह किसी भी भारत में प्रवर्त किसी विधि द्वारा अपराध नहीं था, लेकिन बाद में 3/1/2020 को जो है वह अपराध घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर ए को जो है यहाँ पर 3/1/2020 को जो विधि प्रवर्त हुई उसके अंतर्गत दंडित नहीं किया जाता, यानी कि कार्य पहले, कार्य के पश्चात विधि बनी। एक बात और है कि विधायिका को दोनों प्रकार की विधि निर्मित करने की शक्ति है, रेट्रोस्पेक्टिव भी और प्रोस्पेक्टिव भी।
लेकिन जो पैनल लॉज हैं वो प्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते। प्रक्रिया विधि प्रोस्पेक्टिव हो सकती है, लेकिन मूल विधि जो दांडिक मूल विधि है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, वो केवल प्रोस्पेक्टिव हो सकती है। जिस दिन वो बनी या जिस दिन वह लागू हुई, बनने के पश्चात तुरंत लागू हुई, लागू होने की तिथि पर वह इनफोर्स होती है। लागू होने की तिथि से पूर्व जो भी कार्य किया जाता है वह अपराध नहीं होता। एक तो ये। दूसरा, आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत एक बात हो है कि वह कार्य अपराध था 1/1/2020 को, और उस समय उस अपराध में दंड का प्रावधान 2 वर्ष था, और 3/1/2020 में दंड का प्रावधान 3 वर्ष कर दिया गया। तो अभियुक्त जो है कार्य करते समय जिस विधि के अंतर्गत और जिस प्रावधान के अंदर दंड का भागी था वो उसी दंड से दंडित किया जाएगा, ना कि बाद में उसको बढ़ा दिया गया, दंड को 3 वर्ष कर दिया गया, उसके अंदर दंडित किया जाएगा। इसी इसको लिए जो है यहाँ आर्टिकल 20(1) के अंदर कार्योत्तर विधियों से संरक्षण किया गया। जो कार्य जिस दिन किया गया था, अगर वह उस विधि के अंतर्गत अपराध था तो दंडित होगा, अगर कोई विधि थी नहीं तो दंडित नहीं होगा। दूसरा, अगर वह कार्य उस विधि के अंदर दंडित था 2 वर्ष के लिए और बाद में लेजिस्लेचर द्वारा 3/1/2020 में उसमें दंड को बढ़ा दिया गया, 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दिया गया, या जुर्माना अलग से ज्यादा अधिरोपित कर दिया गया, किसी प्रकार से हो सकता है, तो वहां से आर्टिकल 20(1) के जो है के अंतर्गत ये बताया गया है कि अभियुक्त को उसी कार्य के लिए अगर वह विधि के अंदर दंडित था तो दंडित किया जाएगा, उसके पश्चात बनी विधि के अंदर दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ विधि विधायिका ने बनाई, ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकती, ये प्रोस्पेक्टिव, यानी कि जिस दिन यह लागू हुई बन गए उसी दिन से जो है अपराध के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो यहाँ अपराधियों को या अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान किया गया आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत। लेकिन अगर यहाँ पर दंड का प्रावधान ज्यादा था 1/1/2020 को, और उसको घटाकर यहाँ कम कर दिया गया, यानी कि पहले 3 वर्ष था फिर 2 वर्ष कर दिया गया, तो उस लाभकारी उपबंध का फायदा जो है अभियुक्त उठा सकता है। ये बात ये आर्टिकल 20(1) बताएगी। उसके बाद है आर्टिकल 20(2) डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी शब्द जो है यूएस से पैनल लॉज से लिया गया। इसके अंतर्गत ये है कि एक अभियुक्त को उसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया सकता। जैसे ए ने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए ए को अभियोजित किया गया, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा उसका ट्रायल हुआ और उसी अपराध के लिए उसको पनिशमेंट दे दिया गया, तो इसी अपराध के लिए वहां पर उस अभियुक्त को दोबारा से दंडित करने से यहाँ आर्टिकल 20(2) जो है इस प्रकार से प्रोहिबिटेड करती है। लेकिन अगर इसको अभियोजित किया गया किसी अपराध के लिए, अभियोजन जो है न्यायालय या न्यायाधिकरण में चला और उसको जो है दोष मुक्त कर दिया गया, एक्विटल कर दिया गया, तो फिर जो है उसका उसी अपराध के लिए दोबारा से विचारण हो सकता है। ये आर्टिकल 20(2) जो है उससे कोई बचाव नहीं करती, ये केवल दोष सिद्धि से बचाव करती है। अगर एक अभियुक्त का एक मामले के लिए अभियोजन हुआ और उस अभियोजन कोर्ट यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया है और उसको जो है उसको वहाँ पर पनिशमेंट दे दिया गया है, दोष सिद्धि कर दी गई, तो उसके अपराध के लिए दोबारा से विचारण नहीं होगा। अगर एक आप किसी प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चला, प्रशासनिक या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चली, लेकिन वो न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं चली और उसको भले दोष सिद्ध भी कर दिया गया हो, तो यहाँ ये आर्टिकल 20(2) लागू नहीं होगा। ये केवल कोर्ट और ट्रिब्यूनल के समक्ष होता है।
और इसको अभियुक्त किया जाना चाहिए और इसको दंडित भी किया जाना चाहिए। मकबूल हसन मुंशी बम्बई राज्य के मामले में मकबूल हसन पर भारत में चोरी से सोना लाने का अभियोग था। जब वह सोना लाया तो उसने सी कस्टम अधिकारियों को इसकी जो पूर्व परमिशन नहीं ली थी और बिना परमिशन के भारत में जो सोना लाया। जैसे ही वो सोना समुद्र तट को गया तो वहाँ पर जो सी कस्टम अधिकारियों ने उसको जब्त कर लिया, यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई कर दी। फिर उसके विरुद्ध ये चोरी यानी कि भारत में बिना अनुमति के वह सोना लाया था, तो उसके लिए जो अपराध के लिए यहाँ पर प्रोसिक्यूशन हुआ कोर्ट में और उसको दंडित किया गया। वहाँ पर जो है उसने ये कहा कि नहीं सर, मेरा तो पहले क्या नाम ये सी कस्टम अधिकारियों ने मेरा सोना जब्त कर लिया था, इसीलिए ये 20(2) के अंतर्गत मेरे ऊपर दोबारा से अभियोजन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मैं एक बार दोषी हो चुका हूँ। तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कार्रवाई सी कस्टम ऑफिसरों के समक्ष चली थी वह एक प्रशासनिक कार्रवाई थी, वो किसी न्यायालय अधिकरण के समक्ष नहीं चली थी। आपके विरुद्ध यहाँ पर यह मामला चोरी के लिए कि आपने यहाँ पर भारत में चोरी से आप सोना ले, इसीलिए आपका प्रोसिक्यूशन कोर्ट में चल रहा है और यहाँ 20(2) का प्रावधान लागू नहीं होता। उसके बाद आता है आर्टिकल 20(3). 20(3) के अंतर्गत है आत्म अभिशंसन, यानी कि सेल्फ इनक्राइमिनेशन, यानी कि किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है 20(3) के अंदर अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने से अवर्जित किया गया है, यानी कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय अभियुक्त को प्रलोभन दे गए या उसको धमकाया गए या उत्पीड़न दे के उससे जो है कोई बात अपने विरुद्ध, यानी कि अभियुक्त के अपने विरुद्ध जो है कोई बात कहे, उसको जो है अवर्जित किया गया है। लेकिन बम्बई राज्यवंशी काठी कॉलोनी के मामले में यहाँ ये कहा गया है कि अगर यहाँ अभियुक्त के हस्ताक्षर लेना या अभियुक्त का चित्र लेना या उसका थंब इम्प्रेशन लेना, ये जो है सेल्फ इनक्राइमिनेशन नहीं है। डीएनए प्रोफाइल के लिए अगर यहाँ पर बर्न ले लिया या बाल ले लिए, नाखूनों की कतरने ले ली, तो ये जो है सेल्फ इनक्राइमिनेशन में नहीं आते हैं। नंदिनी सतपथी, जो कि बहुत ब्लीडिंग केस है, नंदिनी सतपथी और श्री PL धनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संरक्षण 20(3) का संरक्षण, यानी कि न्यायालय में ही है, ये जो सेक्शन 161 CRPC के अंतर्गत भी अभियुक्त को यह संरक्षण प्राप्त है। 20(3) के अंतर्गत जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट केस लो है सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है आत्म अभिशंसन है, इसीलिए आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत अवर्जित है, यानी कि उसको नहीं लेता, वो तो आत्म अभिशंसन है। तो आज यही इतना ही। कल मैं जो है आपसे आर्टिकल 21 और 22 के बारे में वीडियो जारी करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें। धन्यवाद।